नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके थे मेवाड़ गोहिल वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक महाराणा प्रताप के बारे में, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराणा प्रताप से आगे के मेवाड़ के इतिहास के बारे में। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद मेवाड़ के अगले शासक बने थे उनके पुत्र राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह जो कि 1597 से लेकर 1620 तक मेवाड़ के शासक रहे। महाराणा अमर सिंह के समय देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण काम मेवाड़ वंश में होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, महाराणा अमर सिंह के समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ था दोस्तों, जो था मुगल मेवाड़ संधि। कौन सी संधि? मुगल मेवाड़ संधि, जो कि 5 फरवरी 1615 को हुई थी। किस किस के मध्य? मुगल और मेवाड़ के मध्य, या फिर हम कह सकते हैं मुगल बादशाह थे उस समय जहांगीर, और मेवाड़ के शासक थे उस समय अमर सिंह। क्लियर है किसके समय हुआ है काम? राणा अमर सिंह के समय। अब यहीं से दूसरी बात निकल के आती है, मुगलों से संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक थे। कौन? राणा अमर सिंह। पूछा जाएगा आपसे कि मुगल संधि करने वाले मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे, तो कौन थे? राणा अमर सिंह। और किस मुगल बादशाह के समय ये संधि हुई थी मेवाड़ के साथ? मुगल बादशाह जहांगीर के समय। अकबर बादशाह अपनी पूरी ज़िंदगी मेवाड़ को संधि के लिए, अधीनता के लिए झुकाने के लिए प्रयास करता रहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। उसके बाद एक तरफ बादशाह अकबर की मृत्यु हो चुकी है और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप का भी अध्याय समाप्त हो चुका है, और अब एक नया ज़माना, एक नया युग है जो राणा अमर सिंह और जहांगीर का है। जहांगीर अपने पिता अकबर के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मेवाड़ के पीछे लग गया और लगातार वहां अपने अभियान इसने जारी रखे, जिनसे दुखी होकर आम जनता को परेशान किया जाने लगा था दोस्तों। उनके खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा दिया जाता था, व्यापारी परेशान थे। तो इन सब समस्याओं के कारण राज्य के जो समझदार मंत्री थे, सरदार थे, प्रजा के प्रतिनिधि थे, उन सभी ने महाराणा अमर सिंह के सामने ये बात रखी कि इस प्रकार अगर चलता रहा तो मेवाड़ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, तो क्यों न हम मुगलों के साथ संधि कर लें। और उन लोगों के समझाने पर, प्रजा की भलाई के लिए न चाहते हुए भी राणा अमर सिंह ने मुगल बादशाह जहांगीर के इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। हालांकि ये प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे इस संधि को करके, लेकिन फिर भी प्रजा की भलाई के लिए इनको ऐसा करना पड़ा था। और कहते हैं इतिहास में दोस्तों कि संधि को करने के पश्चात राणा अमर सिंह कभी रात को आराम से ढंग से सो नहीं पाए थे। वो जब भी सोने की कोशिश करते थे, उन्हें लगता था कि जैसे उनके पूर्वज महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा उसकी आंखों के आगे खड़े हैं और उसे धिक्कार रहे हैं कि तूने इस वंश का सर्वनाश कर दिया, जिस वंश के लिए हमने हमारे प्राणों का बलिदान दे दिया था, जिसकी रक्षा के लिए, जिसके गौरव सम्मान के लिए हम मर गए। तुमने एक छोटी सी परेशानी के सामने झुककर और उस वंश को मुगलों के हाथों में सौंप दिया है। तो इस बात के कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे दोस्तों। इसलिए इन्होंने क्या किया था कि अपना इस संधि के बाद इन्होंने अपना शासन कार्य जो है वो अपने पुत्र युवराज कर्ण सिंह को सौंप दिया था और खुद नौ चौकी की पाल नामक स्थान पर चले गए थे। ठीक है, तो
आगे करते हैं उसकी बात, पहले इस संधि से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ लेते हैं। तो ये मुगल और मेवाड़ की संधि तो हुई, लेकिन इस संधि की कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी। देखिए, जब भी इस प्रकार की संधि होती थी तो उस रियासत के राजा को मुगल दरबार में हाजिरी देने के लिए जाना पड़ता था। इस संधि को करने के लिए जो अमर सिंह ने शर्तें रखी वो क्या थी, देखिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं कि इस संधि के लिए अमर सिंह द्वारा शर्त क्या रखी गई थी कि भाई अगर ये बात मानोगे तो ही मैं संधि करूंगा। पहली शर्त थी कि अमर सिंह स्वयं मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। यानी पहली शर्त ये रखी गई मेवाड़ की ओर से कि राणा अमर सिंह मुगल दरबार में हाजिरी देने के लिए नहीं जाएंगे, जबकि ये नियम था कि रियासत के राजा को संधि करने के पश्चात हाजिरी देने के लिए मुगल दरबार में जाना पड़ता था। इन्होंने मना कर दिया तो जहांगीर भी सहर्ष इस बात को मान गया, क्योंकि जहांगीर को तो हर हाल में मेवाड़ को संधि के लिए, अधीनता के लिए झुकाना था। बोले भाई ठीक है, अगर राणा अमर सिंह खुद नहीं आ सकते हैं तो अपने स्थान पर अपने पुत्र युवराज कर्ण सिंह को भेज दें। क्लियर है दोस्तों? तो राणा अमर सिंह स्वयं मुगल दरबार में नहीं गए, कौन गया है हाजिरी देने? युवराज कर्ण सिंह। क्लियर है? और इस युवराज कर्ण सिंह को जब ये मुगल दरबार में गया तो यहां 5 हजारी मनसब, कितना? 5 हजारी मनसब मुगल दरबार द्वारा, मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा प्रदान किया गया था। तो एक शर्त तो ये थी। दूसरी शर्त जो रखी गई वो ये थी कि मेवाड़ और मुगल वैवाहिक संबंध जो हैं उनके लिए नहीं कहा जाएगा कि भाई आपने जिस प्रकार से और वंशों से मुगलों के वैवाहिक संबंध हैं उस प्रकार से कभी आप फोर्स नहीं करेंगे कि मेवाड़ वंश भी मुगलों में अपनी बेटियां ब्याहे, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये शर्त भी मान ली गई। भाई ठीक है, आपको अगर वैवाहिक संबंध मुगलों से नहीं बनाने हैं, आप मुगलों से वैवाहिक संबंध न बनाएं, कोई समस्या नहीं है। तीसरी शर्त देखते हैं दोस्तों, इसी संधि के तहत, ये जो मुगल मेवाड़ संधि हुई है, इसी के तहत ये जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो वापस मेवाड़ को दिया गया। किसको दिया गया? मेवाड़ को। आपको याद होगा, अगर आप मेरे सभी वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और साथ में सही फॉलो कर रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा कि मेवाड़ वंश का ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग राणा उदय सिंह के समय 1568 में किसके अधिकार में चला गया था? मुगल बादशाह अकबर के अधिकार में चला गया था। और उसके बाद से महाराणा प्रताप के समय यह चित्तौड़गढ़ दुर्ग अकबर के ही पास था, जो कि अब जाके राणा अमर सिंह के समय मुगलों से संधि होने के बाद इस चित्तौड़ दुर्ग को वापस मेवाड़ को मुगलों ने सौंपा है। लेकिन यहां उन्होंने एक शर्त रख दी है कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसी भी प्रकार का जो निर्माण कार्य है, कोई भी नया निर्माण, कोई नई बाउंड्री, कोई नया गेट, किसी भी प्रकार का नया निर्माण मुगल बादशाह से पूछे बिना नहीं होगा। ये शर्त भी साथ में मुगलों के द्वारा रखी गई थी। क्लियर है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी इस संधि की। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, तो इस संधि से दुखी ये राणा अमर सिंह, इन्होंने अपना शासन कार्य अपने पुत्र को सौंपा और खुद चले गए नौ चौकी की पाल नामक स्थान पर। यह स्थान वर्तमान में राजसमंद में स्थित है। तो खुद कहाँ चले गए? नौ चौकी की पाल नामक स्थान पर, और अपने जीवन का अंतिम समय इन्होंने यहीं पर बिताया। प्रश्न पूछा जाएगा, राणा अमर सिंह ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? नौ चौकी की पाल नामक स्थान पर। यहीं पर नौ चौकी की पाल नामक स्थान पर इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। 1620 में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु के बाद इनका अंतिम संस्कार जो किया गया, या फिर हम कहें कि इनकी जो छतरी बनाई गई, वो कहाँ बनाई गई दोस्तों?
आहड़ में। कहाँ? आहड़ में। और ये आहड़ स्थित है उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में राणा अमर सिंह की छतरी बनाई गई है दोस्तों। और इस स्थान को, इस आहड़ को महासतिया के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? महासतिया के नाम से। और एक बात यहां पर और मैं आपको बता दूं कि राणा अमर सिंह के बाद अब जितने भी मेवाड़ के शासक होंगे उन सभी की छतरियां कहां बनेंगी? आहड़ उदयपुर में। इसलिए अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि मेवाड़ सिसोदिया वंश की जो है महाराणाओं की छतरियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आहड़। या फिर दूसरी बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि आहड़ में स्थित छतरियों में मेवाड़ सिसोदिया वंश की प्रथम छतरी किस शासक की है? समझ रहे हैं आप बात को? आहड़ में जो छतरियां हैं उनमें सर्वप्रथम किसकी छतरी बनाई गई थी? किसकी बनाई गई है? राणा अमर सिंह की छतरी। क्लियर है? तो दो बातें हुई, राणा अमर सिंह प्रथम शासक हैं जिन्होंने मुगलों से संधि की है, और दूसरी बात राणा अमर सिंह प्रथम शासक हैं जिनकी छतरी आहड़ में बनी हुई है। क्लियर है यहां तक? ये बातें जो हैं राणा अमर सिंह की, उनके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हमारे अगले शासक पर। अगले शासक हैं हमारे दोस्तों राणा कर्ण सिंह। 1620 से 28। वही राणा कर्ण सिंह जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, जो मुगल दरबार में गए हैं। इनकी महत्वपूर्ण बात जब हम देखते हैं तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि ये मेवाड़ के प्रथम शासक थे। मेवाड़ के प्रथम शासक थे जो मुगल दरबार में हाजिरी देने गए। क्लियर है? दोनों बातों में अंतर है। मुगलों से सर्वप्रथम संधि पूछी जाए तो अमर सिंह, और मुगल दरबार में जाने वाला पूछा जाए तो कर्ण सिंह। ठीक, अब इसी बात को थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। मेवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्हें मुगल मनसबदारी प्राप्त हुई। दोनों लाइनें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले मुगल दरबार में हाजिरी देने गए, और दूसरी बात प्रथम शासक जिन्हें सर्वप्रथम मुगल मनसबदारी प्राप्त हुई। दोनों बातें महत्वपूर्ण। तीसरी बात देखिए, इन राणा कर्ण सिंह ने उदयपुर में पिछोला झील के किनारे, कौन सी झील? पिछोला झील के किनारे प्रसिद्ध जग मंदिर महल का निर्माण प्रारंभ करवाया। क्या करवाया? जग मंदिर महल का निर्माण प्रारंभ करवाया। सफेद संगमरमर से निर्मित ये बहुत ही खूबसूरत महल इस पिछोला झील के किनारे बनवाना शुरू किया। किसने? कर्ण सिंह ने। और यही मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, ये वही जग मंदिर महल है जहां अपने पिता जहांगीर से विद्रोह के समय शहजादे खुर्रम, जिन्हें कि आप आगे जाकर शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने पिता से विद्रोह के समय अपना समय इसी जगमंदिर महल में बिताया था। और कहा जाता है कि जब शाहजहां ताजमहल का निर्माण करवा रहा था तो उसके दिमाग में जो छवि थी वो इन्हीं जगमंदिर महलों की थी। यानी कि कहा जा सकता है कि इन्हीं महलों को देखकर शाहजहां को इसी प्रकार का एक खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से निर्मित ताजमहल जैसी इमारत बनाने की प्रेरणा मिली थी। क्लियर है? चलिए, इसके अलावा यही वो जगमंदिर महल है दोस्तों जिसमें 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने, उस समय महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से जान बचाकर भागे 40 अंग्रेज अफसरों को शरण दी थी इसी जगमंदिर महल में। क्लियर है बात यहां तक?
तो ये 3 बातें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है किसके बारे में, राणा कर्ण सिंह के बारे में। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं अगले शासक पर। अगले शासक दोस्तों जिनका नाम है राणा जगत सिंह। अब क्योंकि इसी नाम का एक शासक आगे और होगा तो इसको हम जगत सिंह प्रथम कह देंगे। 1628 से लेकर 1652 तक इनके जीवन के महत्वपूर्ण काम देखें तो सबसे पहला काम तो जिस जगमंदिर महल का निर्माण कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था उसे पूर्ण करवाया किसने, जगत सिंह ने। जग मंदिर महल का निर्माण पूर्ण करवाया, सबसे पहली बात किसने, राणा जगत सिंह प्रथम ने। दूसरी बात, इन्होंने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। प्रसिद्ध मंदिर है ये जगदीश जी का मंदिर उदयपुर में, जिसका निर्माण इन्होंने करवाया। ठीक है, और इसी मंदिर में दोस्तों प्रसिद्ध जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी हुई है, और इस जगन्नाथ प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं कृष्ण भट्ट। क्लियर है, ये 2 बातें याद रख लो बस, काफी है राणा जगत सिंह प्रथम के बारे में। पहली बात, इसने जगमंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया, और दूसरी बात, इसने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया। जगदीश मंदिर जिसमें जगन्नाथ प्रशस्ति लिखी हुई है, और जगन्नाथ प्रशस्ति जिसकी रचना की है किसके द्वारा, कृष्ण भट्ट के द्वारा। क्लियर है। चलिए इनके बाद मेवाड़ के अगले शासक की बात करते हैं। राणा जगत सिंह के बाद मेवाड़ के अगले शासक होते हैं दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, राणा राज सिंह। राणा राज सिंह जो 1652 से लेकर 1680 तक मेवाड़ के शासक रहे। इनके बारे में देखिए, इनके इतिहास के बारे में थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, क्योंकि पिछले कुछ एग्जामों में राणा राज सिंह के बारे में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहली बात तो राणा राज सिंह को विजय कटकातु किस नाम से जाना जाता है, विजय कटकातु के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न लास्ट टाइम जो 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि विजय कटकातु की उपाधि निम्न में से मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी, किसको, राणा राज सिंह को। दूसरी बात, राणा राज सिंह जो थे वो मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। क्लियर है। दूसरी बात, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे, और अगर फिर भी दोनों में से कोई एक ही नाम मान लो देना पड़े, अगर दोनों के नाम अलग अलग आ जाते हैं ऑप्शन में, तो अगर एक ही नाम देना पड़े तो वो मेन नाम होगा किसका, औरंगजेब का। क्योंकि जब राणा राज सिंह मेवाड़ के शासक बने हैं तो शुरुआती जो 4-5 साल है वहां तक तो शाहजहां बादशाह थे, लेकिन उसके बाद का जो भी साल है तो वो कौन था मुगल बादशाह उस समय पर, औरंगजेब। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं या इंडियन हिस्ट्री की क्लासें जल्दी आपको दी जाएंगी तो वहां आप इंडियन हिस्ट्री में इस बात को पढ़ेंगे कि किस प्रकार शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने खुद को अगला मुगल बादशाह घोषित कर दिया था। तो शाहजहां और औरंगजेब दोनों के ही समकालीन हैं, लेकिन ज्यादा समय किसके समकालीन रहा है, औरंगजेब के समय। क्लियर है। तो औरंगजेब का नाम याद आना चाहिए जैसे ही राणा राज सिंह का नाम आता है। राज सिंह और औरंगजेब के बीच के इस संबंध को आपको पढ़ना है राणा राज सिंह के इतिहास में। ठीक है, चलिए देखते हैं।
शुरुआती समय पर औरंगजेब ने जब अपने भाई दारा शिकोह के साथ उत्तराधिकार के संघर्ष किए तो राणा राज सिंह ने औरंगजेब का ही पक्ष लिया था। लेकिन बादशाह बनने के बाद औरंगजेब की नीतियों के कारण राणा राज सिंह बहुत जल्दी इस बात को समझ गए कि औरंगजेब जो है उसके शासन की नीतियां अपने से अलग हैं, अपनी विरोधी हैं। तो इन दोनों के बीच में मनमुटाव बढ़ता चला गया। उसके कुछ कारण थे, वो कारण देखते हैं कि क्यों इन दोनों के बीच ये संबंध बिगड़े। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों इन दोनों के बीच के संबंध को बिगड़ने के लिए, और वो है जोधपुर उत्तराधिकार प्रश्न। पहला कारण जोधपुर के उत्तराधिकार का प्रश्न। देखिए होता क्या है, आगे पढ़ेंगे हम, जब मेवाड़ खत्म हो जाएगा, मारवाड़ का इतिहास, वहां और डिटेल में बताऊंगा आपको ये बात, लेकिन यहां भी थोड़ा सा समझ लें। जोधपुर के शासक हुआ करते थे जसवंत सिंह। जसवंत सिंह, इस जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई, और जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, 1678 की बात है ये, जमरूद का थाना नामक स्थान पर, वो डिटेल हम मारवाड़ में पढ़ेंगे। तो जैसे ही 1678 में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई, इस जसवंत सिंह की गर्भवती रानियों को औरंगजेब ने कैद में डाल दिया और इस जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? खालसा। खालसा वो भूमि होती थी जिसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, और उस भूमि का सीधा सीधा हक चला जाता था किसके अधिकार में? मुगल बादशाह के अधिकार में। यानी इसने एक प्रकार से जसवंत सिंह के मरते ही जोधपुर को हड़प लिया है। जोधपुर अब मुगलों के अधिकार में है, वहां का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसकी रानियां जरूर गर्भवती थी जिनको भी औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था। तो ऐसे समय पर एक वीर बीच में आता है जिसका नाम है दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ उन गर्भवती रानियों को आगरा से कैद से आजाद करवाता है, और उन्हीं में से एक रानी कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म देती हैं जिसका नाम है अजीत सिंह। क्या नाम था? अजीत सिंह। इस पुत्र को जन्म देने के बाद दुर्गादास राठौड़ द्वारा और बाकी लोगों द्वारा संदेश औरंगजेब के पास भिजवाया जाता है कि भाई आप जो है अब इस अजीत सिंह को, खालसा को हटाओ यहां से और अजीत सिंह को जोधपुर का शासक घोषित करो। लेकिन क्योंकि औरंगजेब के मन में तो जोधपुर को हड़पने की भावना थी, इसलिए उसने अजीत सिंह को जसवंत सिंह का बेटा मानने से ही इनकार कर दिया। ऐसे समय पर जब अजीत सिंह का कोई साथ नहीं दे रहा था, तो औरंगजेब के खिलाफ जाकर अजीत सिंह को समर्थन दिया किसने? मेवाड़ के राणा राज सिंह ने। क्लियर है? आ गई बात समझ में कि क्यों औरंगजेब और राज सिंह के बीच मनमुटाव था, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जोधपुर के अजीत सिंह। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा कारण, एक स्थान है किशनगढ़ के निकट, नाम था रूपनगढ़। इस रूपनगढ़ की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। इस रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब, लेकिन यह चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए इसने राजपूताना के लगभग सभी राजाओं को पत्र भेजा कि क्या कोई भी राजपूत राजा इतना बलवान, इतना शक्तिशाली नहीं है जो मुझे औरंगजेब की पत्नी बनने से रोक सके। यानी कहने का मतलब जो मुझसे विवाह कर सके और औरंगजेब से टक्कर ले सके, क्या ऐसा कोई राजपूत नहीं है? तो इसके इस पत्र को पढ़कर फिर से बीच में आ गए कौन? राणा राज सिंह। औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध जाते हुए राणा राज सिंह ने इस रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया है। क्लियर है दोस्तों? दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण। आगे चलते हैं। तीसरी बात, औरंगजेब के बारे में आप सभी ने पढ़ा या सुना होगा कि औरंगजेब मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवा रहा था। हिंदू मंदिरों को औरंगजेब नुकसान पहुंचा रहा था। सर्वाधिक नुकसान कहा जाता है कि औरंगजेब के समय पर ही हिंदू मंदिरों को पहुंचाया गया है। तो एक तरफ जहां हिंदू मंदिरों को औरंगजेब नुकसान पहुंचा रहा था, तो उसकी ये नीति राणा राज सिंह को पसंद नहीं आ रही थी। अपने धर्म का नाश उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो एक तरफ औरंगजेब मंदिर तोड़वा रहा था और वहीं दूसरी तरफ महाराणा राज सिंह मेवाड़ में नए मंदिरों की स्थापना करवा रहे थे। औरंगजेब की इच्छा के विरुद्ध चलते हुए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों में अपना सहयोग प्रदान किया, जिनमें
सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है नाथ द्वारा, जहां श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। तो ये श्रीनाथ जी की जो मूर्ति की स्थापना की गई है, ये इसी राणा राज सिंह के समय पर की गई है। क्लियर है। दूसरा, कांकरोली राजसमंद एक स्थान है जहां पर प्रसिद्ध द्वारिकाधीश का मंदिर है, उसका निर्माण भी इन्हीं राणा राज सिंह के समय पर किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि एक तरफ तो वो नीतियां औरंगजेब की मंदिरों के हिंदुओं के खिलाफ हैं और दूसरी तरफ राणा राज सिंह हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, तो इसलिए भी दोनों में मनमुटाव था। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण, 1679 में औरंगजेब ने हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर फिर से लागू कर दिया था, जिसको मुगल बादशाह अकबर ने खत्म किया था। औरंगजेब ने इस जजिया को फिर से शुरू कर दिया है। तो इस जजिया कर का विरोध करने वाले भी राजस्थान के प्रमुख राजपूत राजा मेवाड़ के शासक राणा राज सिंह थे। क्लियर है। तो इन सभी कारणों से राणा राज सिंह और औरंगजेब के बीच मनमुटाव था और इसी प्रकार के मनमुटाव को लेकर औरंगजेब ने मेवाड़ पर अपनी सेना की टुकड़ी आक्रमण के लिए भेज दी थी। राणा राज सिंह ने उसका जवाब देने के लिए अपने विश्वास पात्र सलुम्बर के जागीरदार रतन सिंह को भेजा। किसको? सलुम्बर के रतन सिंह। देखिए अब यहां की कहानी स्ट्रेंट। सलुम्बर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकाना है प्रथम श्रेणी का मेवाड़ वंश का। इस सलुम्बर के रतन सिंह चूड़ावत, जो कि इस समय यहाँ के ठाकुर हैं रतन सिंह चूड़ावत, इनके पास पत्र भेजा गया कि भाई आप जाकर और मुगल सेना की जो टुकड़ी आई है उसका सामना कीजिए, अपनी सीमाओं पर उसे रोकिए। समस्या ये थी कि रतन सिंह चूड़ावत की नई नई शादी हुई थी और नई नई पत्नी आई थी और वो अभी पत्नी को पूरी तरह से प्रेम भी नहीं कर पाए थे और उससे पहले राजा जी का बुलावा आ गया है दोस्तों। बुला लिया है कि आ जाओ भैया युद्ध के लिए तैयार होके, अब नया नया ब्याह हुआ है, नई नई पत्नी आई है, छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी जो इनकी पत्नी थी, नाम था सहल कंवर, उन्होंने समझाया कि भाई मैं कहाँ भागी जा रही हूं, मैं तो यहीं पे हूं। आप राजपूत हैं और राजपूत का पहला धर्म है युद्ध। अपने क्षत्रिय धर्म को पहचाने और अपने राणा को, जिनको इस समय आपकी आवश्यकता है, उनकी मदद को जाएं और शत्रु को सीमाओं से बाहर खदेड़ कर आएं। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, मैं यहीं पर हूं, मैं आपका इंतजार करूंगी। पत्नी के समझाने पर रतन सिंह युद्ध में जाने को तैयार हो गया। मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी मन मार के जा रहा है और रास्ते में जब आधे रास्ते में पहुंचा है, वहां जाके एक सैनिक को वापस पीछे भगाता है। कहता है भाई तू जा भाग के और सहल कंवर के पास जाकर उसको मेरा ये संदेशा दे कि देख तेरे कहने पे मैं जा तो रहा हूं, लेकिन वहां युद्ध में मुझे तेरी याद बड़ी आएगी और जब भी मुझे तेरी याद आएगी तो मुझे कुछ ऐसी निशानी दे दे जिसे देख कर मैं उस याद को शांत कर लूं। नौकर, वो सैनिक, जब ये संदेश लेकर सहल कंवर के पास आया तो सहल कंवर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे पति जो युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध में अपने क्षत्रिय धर्म को भूलकर वो मुझे याद करेंगे तो युद्ध कैसे कर पाएंगे। तो इसने, देखो सहल कंवर ने क्या किया, इसने निशानी के तौर पर खुद अपनी गर्दन काटकर, अपना शीश काटकर उस सैनिक को दे दिया कि भाई ये ले जा तू निशानी, इससे बड़ी कोई निशानी मेरे पास नहीं है। जब तक मैं रहूंगी वो इसी तरह पत्नी प्रेम में पड़े रहेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए तू ये गर्दन ही काट के ले जा उनके समक्ष, ताकि वो इस मोह माया से दूर हों और अपने धर्म को निभा पाएं। सैनिक उस कटी हुई गर्दन को लेकर रतन सिंह के पास पहुंचा। रतन सिंह वियोग में भरे हुए, उसके बाद रतन सिंह ने युद्ध किया, औरंगजेब के सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन खुद भी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। और ये जो इनकी पत्नी है सहल कंवर, जिसने इतना बड़ा बलिदान दे दिया, अपने पति के निशानी मांगने पर अपनी गर्दन काट कर दे दी, इसे इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। कई बार आ चुका है प्रश्न, हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? सहल कंवर। क्लियर है दोस्तों यहां तक की बात? चलिए आगे चलते हैं।
तो ये आपके राणा राज सिंह। इनकी एक अंतिम बात और मैं आपको बता दूं कि मेवाड़ के शासक कुंभा के बाद मेवाड़ में सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियां किसके समय हुई हैं? राणा राज सिंह के समय। सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियां तो हुई हैं कुंभा के समय, और कुंभा के बाद सर्वाधिक सांस्कृतिक गतिविधियां जो हुई हैं वो हुई हैं महाराणा राज सिंह के समय। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, देखिए इनका नाम देखिए, राज सिंह। राज के नाम पर ही इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण झील का निर्माण करवाया जिसका नाम था राजसमंद झील। कौन सी झील का निर्माण करवाया इन्होंने? राजसमंद झील का निर्माण, जो कि अकाल राहत कार्यों के दौरान करवाया गया है। किसके दौरान? अकाल राहत कार्य के दौरान। और दोस्तों यही वो झील है जिसके उत्तरी भाग को कहा जाता है नौ चौकी की पाल, यानी कि उसी स्थान पर जहां पर राज सिंह के दादा राणा अमर सिंह ने अपना अंतिम समय बिताया था, उसी स्थान पर इन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया है। झील के बारे में जो ज़्यादा डिटेल है वो हम जब ज्योग्राफी में राजस्थान की प्रमुख झीलें पढ़ेंगे मीठे पानी की, वहाँ पर मैं झील की ज़्यादा डिटेल लूँगा। कैसे खुदाई हुई, कब हुई, यहाँ क्या मिला, कौन सी माता ने यहाँ नींव पूजा की, वो सब चीज़ें हम वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ केवल आप राज सिंह की, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहाँ ज्योग्राफी को बीच में लाना, झील की डिटेल को लाना ठीक नहीं है। उसके लिए हम एक अलग वीडियो ज्योग्राफी में बनाएंगे। इतना याद रखें, राजसमंद झील का निर्माण करवाया किसने? राज सिंह ने, अकाल राहत कार्यों के दौरान, और इसका उत्तरी भाग नौ चौकी की पाल कहलाता है। क्लियर है? इसी के समय यहां राजसमंद झील के किनारे 25 बड़े संगमरमर के, काले संगमरमर के 25 बड़े बड़े शिलालेख लिखे गए हैं जिसे कहा जाता है राज प्रशस्ति। ये एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है दोस्तों, जिसमें मेवाड़ का इतिहास, महाराणा राज सिंह तक का इतिहास लिखा हुआ है। राज प्रशस्ति, और इसके रचनाकार हैं रणछोड़ भट्ट। कौन? रणछोड़ भट्ट। क्लियर है? राजसमंद झील, नौ चौकी की पाल, 25 संगमरमर के शिलालेख जिन्हें राज प्रशस्ति कहते हैं, और उनके रचनाकार हैं रणछोड़ भट्ट। क्लियर है? तो ये इतिहास है आपके मेवाड़ के राणा राज सिंह का। तो यहाँ तक की मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेवाड़ का इतिहास अभी तक का समझ आ गया होगा। अब इसके आगे का जो मेवाड़ का इतिहास रहा उसकी बात हम हमारे अगले क्लास में, अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ महाराणा राज सिंह के साथ ही मैं आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।